नमस्कार। अच्छा, हम सब रोज ही कपड़े पहनते हैं ना? पर क्या हमने कभी रोककर सोचा है कि ये कपड़े असल में बने किस चीज से हैं? आज हम अपने कपड़ों की कहानी को बिल्कुल जड़ से समझने वाले हैं। मतलब एकदम धागे धागे तक खोलकर देखेंगे कि इनकी शुरुआत होती कहाँ से है। जरा सोचकर देखिए, आपकी कोई पसंदीदा टी शर्ट हो या सर्दियों का वो नर्म सा स्वेटर। इन सब की कहानी ना एक बहुत ही बारीक, लगभग ना दिखने वाली चीज से शुरू होती है। और आज हम उसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो देखिए, हर कपड़े का जो सबसे बुनियादी हिस्सा होता है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक, उसका डीएनए कह लीजिए, उसे कहते हैं फाइबर। जी हाँ, सारी कहानी इसी एक फाइबर से शुरू होती है। तो सवाल ये है कि तकनीकी रूप से फाइबर है क्या। देखिए, ये कपड़े की सबसे छोटी इकाई तो है, लेकिन हर पतला सा रेशा फाइबर नहीं कहला सकता। इसके लिए एक खास शर्त है, एक नियम है। और वो नियम ये है कि फाइबर कहलाने के लिए उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कम 100 गुना ज्यादा होनी ही चाहिए। ये जो अनुपात है ना, 100:1, इसे याद रखिएगा। यही वो जादुई आंकड़ा है जो किसी रेशे को टेक्सटाइल फाइबर का दर्जा दिलाता है। और पता है क्यों? क्योंकि इसी अनुपात की वजह से उसमें वो जरूरी मजबूती और लचीलापन आता है जिससे उसे आगे चलकर धागे में बदला जा सके। अच्छा, अब फाइबर्स को उनकी लंबाई के हिसाब से भी दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होते हैं स्टेपल फाइबर्स, जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे कपास के रेशे। और दूसरे होते हैं फिलामेंट फाइबर्स, जो लंबे, एक ही धागे की तरह होते हैं। रेशम का धागा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि इसी से तय होता है कि कपड़ा छूने में और दिखने में कैसा होगा। चलिए, अब आते हैं सबसे बड़े बंटवारे पर। मतलब दुनिया में जितने भी फाइबर्स हैं ना, वो सब सिर्फ दो बड़े परिवारों में बटे हुए हैं। और यकीन मानिए, कपड़ों की पूरी दुनिया इन्हीं दो परिवारों से चलती है। तो ये दो परिवार कौन से हैं? एक है प्राकृतिक यानी नेचुरल फाइबर्स, और दूसरा है मानव निर्मित यानी मैन मेड फाइबर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक फाइबर्स हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं। और मानव निर्मित फाइबर्स, वो लैब में केमिकल्स की मदद से बनाए जाते हैं। चलिए एक एक करके दोनों को करीब से जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल फाइबर्स की। ये वो रेशे हैं जिनका इस्तेमाल हम इंसान हजारों लाखों सालों से करते आ रहे हैं। तो ये जो प्राकृतिक फाइबर्स हैं, ये हमें तीन अलग अलग जगहों से मिल सकते हैं। एक तो पौधों से, जिन्हें हम वनस्पति फाइबर कहते हैं, जैसे कपास। दूसरे जानवरों से, जैसे कि ऊन और रेशम। और तीसरे, जो थोड़ा हैरान करने वाला है, वो है खनिज, मतलब चट्टानों और मिट्टी से भी फाइबर्स मिलते हैं। अब देखिए, जो फाइबर्स हमें पौधों से मिलते हैं, जैसे अपना सबसे कॉमन फाइबर कपास, वो असल में सेल्यूलोज से बने होते हैं। और यही सेल्यूलोज है जो उन्हें उनके खास गुण और वो जो पहनने में एक अलग एहसास होता है, वो देता है। और दूसरी तरफ हैं जानवरों से मिलने वाले फाइबर्स, जैसे भेड़ से मिलने वाली ऊन। ये बने होते हैं प्रोटीन से। तो आप देख रहे हैं, ये जो केमिकल फर्क है ना, सेल्यूलोज और प्रोटीन का, यही इन्हें पौधों वाले फाइबर्स से बिल्कुल अलग बना देता है, खासकर जब बात गर्मी और आराम की आती है। चलिए, अब हम चलते हैं दूसरे परिवार की ओर, यानी मानव निर्मित फाइबर्स। ये पूरी तरह से विज्ञान और इंसानी इनोवेशन की देन है। अच्छा, अब इन मैनमेड फाइबर्स में भी दो टाइप हैं। पहले हैं रीजेनरेटेड फाइबर्स। ये बड़े दिलचस्प हैं। मतलब इनकी शुरुआत तो किसी प्राकृतिक चीज से होती है, लेकिन फिर इन पर केमिकल प्रोसेस किया जाता है। और दूसरे हैं सिंथेटिक फाइबर्स, जो शुरू से आखिर तक पूरी तरह से केमिकल से ही बनाए जाते हैं। तो ये जो रीजेनरेटेड फाइबर्स है ना, इनको हम नेचुरल और सिंथेटिक के बीच का एक पुल समझ सकते हैं। मतलब इनकी शुरुआत लकड़ी के गूदे यानी वुड पल्प जैसी किसी प्राकृतिक चीज से होती है, और फिर उस पर केमिकल प्रोसेसिंग करके एक बिल्कुल नया फाइबर बना दिया जाता है। इसका एक बहुत कॉमन उदाहरण है विस्कोस रेयॉन। और फिर आते हैं असली खिलाड़ी, सिंथेटिक फाइबर्स, जैसे कि पॉलिएस्टर और नायलॉन। ये तो पूरी तरह से लैब में ही तैयार किए जाते हैं। इसमें होता क्या है कि छोटे छोटे केमिकल मॉलिक्यूल्स, जिन्हें मोनोमर कहते हैं, उनको जोड़कर एक बहुत लंबी चेन बनाई जाती है, जिसे पॉलीमर कहते हैं। और इसी पूरी प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन का नाम दिया गया है। तो इतना सब जानने की जरूरत क्या है कि कौन सा फाइबर नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक? जरूरत इसलिए है क्योंकि इसी से तय होता है कि कपड़ा पहनने में कैसा लगेगा, वो कितना टिकाऊ होगा, और हाँ, उसकी धुलाई सफाई यानी देखभाल कैसे करनी है। हर फाइबर का ना अपना एक खास टैलेंट होता है, एक सुपर पावर। जैसे कपास,
वो पानी बहुत अच्छे से सूखता है और मुलायम होता है, तो गर्मियों की शर्ट के लिए परफेक्ट है। ऊन गर्मी को बाहर नहीं जाने देता, तो सर्दियों के स्वेटर के लिए इससे अच्छा क्या होगा। और पॉलिएस्टर, वो पानी का दुश्मन है, उसे दूर भगाता है, इसलिए रेनकोट बनाने के लिए ये एकदम सही चॉइस है। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी गुण सामने आता है, पानी सोखने की क्षमता। ज्यादातर जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ना, वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, मतलब पानी को पसंद करने वाले। वो पानी को सोख लेते हैं, तभी तो कॉटन की टी शर्ट पसीना सोखती है। और इसके ठीक उलट ज्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं हाइड्रोफोबिक, यानी पानी से डरने वाले। वो पानी को अपने से दूर रखते हैं। पानी सोखने के अलावा भी कई दूसरे गुण हैं जो बहुत मायने रखते हैं, जैसे कि मजबूती, मतलब कपड़ा कितना तनाव झेल सकता है। फिर है लोच, यानी स्ट्रेच होकर वापस अपनी शेप में आने की काबिलियत। लचीलापन, जो तय करता है कि कपड़े में सिलवटें पड़ेंगी या नहीं। और हाँ, ताप चालकता, जिससे पता चलता है कि कोई कपड़ा शरीर की गर्मी को बाहर जाने देगा या नहीं। तो अब हम फाइबर्स की दुनिया का पूरा ब्लूप्रिंट समझ चुके हैं, प्राकृतिक से लेकर मानव निर्मित तक। लेकिन ये सफर हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कपड़ों के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का, इन फाइबर्स का भविष्य क्या होगा? क्या हम पूरी तरह सिंथेटिक की दुनिया की तरफ बढ़ेंगे, या फिर हम वापस प्रकृति की ओर लौटेंगे, या फिर इन दोनों का कोई बिल्कुल नया अनोखा मिश्रण हमें देखने को मिलेगा? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।